मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और हम लोगों ने देखा था कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जो रिटेंटेंट में रह जाते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसमें हमने 3 देखे थे, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसी को सैकेराइड्स भी बोलते हैं और इसी को शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये इसके कॉमन नेम है। हम कार्बोहाइड्रेट को इन जनरल शुगर कह देते हैं, कभी कभी हम सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। तो कार्बो प्लस हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बो मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट के मेन कंपोनेंट्स हैं और इनसे मिलकर बना हुआ होता है एक कार्बोहाइड्रेट। और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है OH और दूसरा होता है CHO। ये 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक, ओके। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है और सबसे सिंपलेस्ट होता है, मतलब अगर इसको ये टूट और स्मॉल पार्ट में नहीं टूट सकता, और इससे अगर स्मॉल मतलब हम कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, जो एक ही कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, और अगर 2 या 2 से अधिक मतलब 9 तक के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर के ऑलिगोसैकेराइड बनता है, जो कि इससे थोड़ा बड़ा होता है। और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है 10 मोनोसैकेराइड्स या उससे अधिक मोनोसैकेराइड्स मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। मोनोसैकेराइड मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर के जो बना हुआ होता है उसे हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। ऑलिगोसैकेराइड मतलब थोड़ा, और अगर 10 या उससे अधिक सैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है तो उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स होते हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इनमें जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे उनकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली इसमें बेसिक्स जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके मेटाबॉलिज्म वगैरह हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकी सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रहण करेंगे। तो हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक मोनोसैकेराइड होता है, एक ऑलिगोसैकेराइड्स होता है, तीसरा पॉलीसैकेराइड्स होता है। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। 2 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है ऑलिगोसैकेराइड। 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ओके। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना। अब देखो, ये 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का हो सकता है, 5 कार्बन का हो सकता है, 6 कार्बन का हो सकता है, 7 कार्बन। इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इससे बड़ा भी कंसीडर नहीं करते। तो जैसे ट्राइओज हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया और हेप्टोज हो गया। जिसमें 7 कार्बन रहेंगे उसे हेप्टोज बोलेंगे। ठीक, तो देखो ट्राइओज हो गया, टेट्रोज हो गया, इनके एग्जाम्पल जैसे इरिथ्रोज वगैरह हो गए, इसमें आते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो हमें पढ़ना है वो हो गया राइबोज, जो कि
5 कार्बन कंटेनिंग होता है, और हेक्सोज में आएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, है ना। तो इन तीनों को हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों की इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। हम पेंटोज का देख लेंगे, ग्लूकोज का देख लेंगे। तो मोनोसेकेराइड्स में इतने एग्जांपल्स आते हैं। अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। और अगर पेंटोज है तो उसका एग्जाम्पल राइबोज शुगर हो जाएगा, और अगर हेक्सोज है तो उसका एग्जाम्पल ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स। उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। ऑलिगोसैकेराइड का मतलब हम लोगों ने कहा कि 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। जैसे ये एक मोनोसैकेराइड्स है, जैसे ग्लूकोज ले लो, एक मोनोसैकेराइड्स है, फिर हम लोगों ने ले लिया दूसरा मोनोसैकेराइड्स, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ले लिया तीसरा मोनोसैकेराइड्स, उसके बाद हम लोगों ने ले लिया चौथा मोनोसैकेराइड्स। जैसे हम लोगों ने 4 मोनोसैकेराइड्स ले लिए, तो इसको बोलेंगे टेट्रासैकेराइड्स। अगर 2 होते तो क्या बोलते, 2 हैं, 2 कार्बोहाइड्रेट है या 2 मोनोसैकेराइड्स है तो डाई सैकेराइड्स। अगर 2 हैं तो 2 मोनोसैकेराइड्स हैं तो उसको डाई हो गए, 3 हो गया तो ट्राइसैकेराइड्स हो गया, 4 हो गया तो टेट्रासैकेराइड्स हो गया। और इनके बीच में बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के थ्रू ये ऐड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जैसे हम लोगों ने कल देखा था, जो हम लोगों ने बनाया था, तो ये फिल्ट्रेट में रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर इतनी बड़ी नहीं होती कि ये रिटेंटेंट में पाया जाए, तो ये फिल्ट्रेट में ही रह जाते हैं, रिटेंटेंट में नहीं आते हैं, फिल्ट्रेट में रहेंगे। पॉलीसैकेराइड्स आएंगे रिटेंटेंट में, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट हम क्या बोल रहे हैं, रिटेंटेंट क्या बोल रहे हैं, इसके लिए तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए थी। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो हम इसमें से बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स के क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो एक होता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज, और एक होता है जैसे लैक्टोज। ये 3 पढ़ जाते हैं, ये कॉमन होते हैं, इन तीनों को हम पढ़ लेते हैं, बाकी तो ठीक है। तो अगर ग्लूकोज है प्लस फ्रुक्टोज है तो उसे बोलेंगे सुक्रोज। अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है उसे बोलेंगे माल्टोज। और अगर ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज है तो उसे हम बोलेंगे लैक्टोज, है ना। मतलब डाइसैकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं। डाइसैकेराइड्स का मतलब है कि 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर के जो ऑलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। पहला हमने पढ़ा सुक्रोज है, दूसरा हमने पढ़ा माल्टोज, और तीसरा लैक्टोज। सुक्रोज का मतलब है कि जैसे दो मोनोसैकेराइड्स हैं तो एक ग्लूकोज है उसमें से और एक फ्रुक्टोज है, तो वो दोनों मिल करके जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ऐड होंगे और सुक्रोज का फॉर्मेशन करवा देंगे। और अगर ग्लूकोज आपस में ऐड होते हैं तो वो माल्टोज का फॉर्मेशन करवाएंगे, और अगर ग्लूकोज का गैलेक्टोज ऐड होता है तो वो फॉर्म कराएगा लैक्टोज का, ठीक है। अब ऑलिगोसैकेराइड्स देखते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स में हमने बताया कि 10 और मोर, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स अगर ऐड होते हैं आपस में तो उसे हम ऑलिगोसैकेराइड्स में रखते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में इसको हम पहले 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो इसमें से एक होगा होमो पॉलीसैकेराइड्स, और दूसरा क्या होगा
दूसरा होगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स का क्या मतलब होता है? होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब है कि जैसे अगर ये 10 मोनोसेकेराइड से ऐड हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 10 के 10 ग्लूकोज ही होना चाहिए। होमो होना मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, एक ही सेकेराइड्स होना चाहिए जिससे वो मिलकर बने हुए हों, तो उसे कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स। और अगर वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलके बने हों, जैसे एक हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रुक्टोज, तीसरा हो गया ग्लूकोज, चौथा हो गया फ्रुक्टोज, फिर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। तो इस तरीके से जब ये मिलकर बने हुए होते हैं डिफरेंट कंपाउंड से, मतलब 10 से मोर देन 10 होना चाहिए, तो इनको हम जैसे एक हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रुक्टोज, तीसरा हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रुक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रुक्टोज, तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हैं। क्योंकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब कि ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उन्हें हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत रखेंगे। और अगर सिर्फ एक ही सेकेराइड से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में बहुत ज़्यादा हमें नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर हम एग्जाम्पल पढ़ना चाहें तो हम एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जो कि नैग और नैम से मिलके बना हुआ होता है। नैग ऐड रहेगा, उसके बाद नैम ऐड रहेगा, उसके बाद फिर नैग ऐड रहेगा, फिर नैम ऐड रहेगा। इस तरीके से नैग नैम ऐड रहते हैं। और मतलब पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है ये तो हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी हुई होती है, और ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। और जैसे अगर हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें, अगर हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है स्टोरेज फॉर्म और एक होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो स्टोरेज फॉर्म में जैसे स्टार्च और हमारा होता है ग्लाइकोजन, है ना। और स्ट्रक्चरल फॉर्म जैसे काइटिन है और क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पाई जाती है? प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है। प्लांट का फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल का ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, काइटिन होती है। तो जो काइटिन होती है तो वो फंगी होती है, जो फंगस होती है उनकी सेल वॉल होती है, या फिर आर्थ्रोपोड्स में जो स्केलेटन पाया जाता है वो भी काइटिन से मिलके बना हुआ होता है। तो इस तरीके से हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक बार और देखना हो तो मैं आपको रिवीजन के तौर पे बताती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स में मेन कंपाउंड्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमने देखा है इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, एक CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दो फंक्शनल ग्रुप इसमें मेन होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे और छोटे पार्ट में कार्बोहाइड्रेट को नहीं डिवाइड किया जा सकता, उसको हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। 2 से लेके 9 मोनोसेकेराइड से मिलकर के ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है, और 10 से लेकर के 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर के पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। हमने मोनोसेकेराइड्स में पढ़ा, पेंटोज पढ़ा, उसमें हमने राइबोज शुगर के बारे में पढ़ा, हमने एक्सोज पढ़ा, उसमें हमने ग्लूकोज, गैलेक्टोज के बारे में पढ़ा, मतलब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ा। उसके बाद हमने ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड्स में हमने सुक्रोज पढ़ा, माल्टोज पढ़ा,
और लैक्टोज पढ़ा। उसके बाद हमने पॉलीसैकेराइड्स देखे। पॉलीसैकेराइड्स में हमने बोला कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होमोपॉलीसैकेराइड्स, दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुए होते हैं, जैसे ग्लूकोज 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 से ही मिलकर बना हुआ हो। दूसरा हमने पढ़ा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि एक सब यूनिट ग्लूकोज हो, दूसरी सब यूनिट फ्रक्टोज हो, मतलब दो मोनोसैकेराइड्स हो, वो अल्टरनेट या किसी भी क्रम में अरेंज हो, उसको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ें। उसमें हमने पेप्टाइडोग्लाइकॉन, उसका एग्जाम्पल देखा, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। उसमें नैम और नैक का कॉन्सेप्ट आता है, वो अल्टरनेट क्रम में ऐड होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होता है स्टोरेज फॉर्म, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म में हमने देखा कि स्टार्च होता है, एक इन्युलिन भी होता है स्टोरेज फॉर्म में, एक होता है ग्लाइकोजन। जो स्टार्च होता है वो प्लांट का क्या है, प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है, मतलब प्लांट में जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो एनिमल का फूड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा सेलुलोज, दूसरा हमने पढ़ा काइटिन। जो सेलुलोज होता है वो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, और जो काइटिन होता है वो फंगी की सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राइबोज की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, तो ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब है कि इसके पास कितने कार्बन होंगे, इसके पास होंगे 5 कार्बन, है ना। ठीक है, इसके बाद सबको OH दे दो, एक OH हो गया, दूसरा OH हो गया, तीसरा OH हो गया, और ये चौथा OH हो गया। पहले वाले को डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड दे दिया, डबल बॉन्ड OH दे दिया, है ना। अब सबकी बैलेंस ही सही कर दो, तो इसमें क्या 1 2 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड बना दिया, चौथा बॉन्ड बना दिया, चौथा बॉन्ड बना दिया। इसके पास 2 ही बॉन्ड है, तो एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो, बस बन गई राइबोज की स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी लीनियर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है ये, सेकंड ये है, थर्ड नंबर इसको बोलेंगे, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फिफ्थ नंबर वाला कार्बन है वो कुछ नहीं करेगा, उससे ऊपर वाला कार्बन आएगा और कहेगा फर्स्ट नंबर वाले कार्बन को कि मेरे साथ बॉन्ड ड्रॉ कर लो। तो पहले नंबर वाला कार्बन जो है उसके पास तो ऑलरेडी फोर्थ बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये वाला OH इस ऑक्सीजन को ये दे देगा और कहेगा अब मेरे से बॉन्ड बना लो। तो ये यहाँ पे हो जाएगा OH, और ये एक बॉन्ड हो जाएगा खाली, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ हम ऐड कर देंगे। देन सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी, जैसे ठीक। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, और लास्ट वाला कार्बन यहाँ पे CH2OH लगा देंगे, और ये ऑक्सीजन के साथ पहले और चौथा और पहला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो ये OH होते हैं और ये जो H होते हैं, तो जो राइट साइड वाला होता है उसको हम नीचे ऐड करते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको ऊपर ऐड करते हैं। तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और ये एक H यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हम पेंटोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। इसे कहते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज। इसी तरह से DNA में भी स्ट्रक्चर होती है, बस उसमें जो ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे OH है, वहाँ पे OH ना हो करके यहाँ पे सिर्फ H होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी। यहाँ पे मैं इस वाली लाइन बस को यहाँ पे ले करके आपको बताती हूँ। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक H लगा हुआ है और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है। तो अगर ये OH नीचे साइड है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो अगर ये नीचे साइड है तो इसे कहेंगे अल्फा, और ये रोटेट भी हो सकता है। तो अगर ये ऊपर साइड है और ये H नीचे साइड है तो इसे कहेंगे बीटा।
तो अल्फा राइबोज इसको बोलते हैं, बीटा राइबोज अगर OH बॉन्ड OH ऊपर साइड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अप साइड है तो उसको हम बीटा कहेंगे, अगर लोअर साइड है तो उसको हम अल्फा कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे जब हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे बाकी चीज़ें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद हमने राइबोज की स्ट्रक्चर पढ़ ली, तो अब हम लोग थोड़ा सा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। राइबोज होता है 5 कार्बन, ग्लूकोज जो होता है वो कितने कार्बन होता है, वो 6 कार्बन होते हैं। उसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ओह सॉरी, यहाँ पे जब हम DNA की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो जैसे देखो, अगर हम RNA की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे OH होता है। कब? जब हम RNA पढ़ते हैं, और जब हम DNA पढ़ते हैं तो यहाँ पे O बस रहता है, H नहीं आता है। ठीक है, ये क्यों होता है अभी हम जब न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो ये हम लोगों ने कार्बन ड्रॉ कर लिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6वां कार्बन। ठीक है, अब देखो सबको OH दे दो, OH 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 और OH। हाँ देखो, ग्लूकोज में क्या होता है कि जो OH होता है 3rd नंबर वाला, वो इधर नहीं होता है, वो किस साइड होता है, वो अपोजिट साइड होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे होता है, और H यहाँ पे होता है। ये हमें नहीं पता क्यों होता है, बस हम पढ़ लेते हैं एज ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट कि इधर होता है। आपको क्या कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी। हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, इतना हमने बना लिया। फर्स्ट नंबर वाले कार्बन को दे दो O और रख दो H। ठीक है, अब सबकी वैलेंसी सही कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और अब हम लोग कंप्लीट कर लिए अपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनती है, सेम। 6 नंबर वाला कुछ नहीं करेगा, लास्ट वाले को हमें नहीं टच करना है, नहीं डिस्टर्ब करना है। 5th नंबर वाला जो होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जो 5th नंबर वाला होता है वो उठ के आएगा अपना OH लेके, इसको कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बना लो। किसको? इसको नहीं, कार्बन को, पहले नंबर वाले कार्बन को। वो क्या कहेगा, मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड कैसे बना सकता हूँ। तो फिर 5th नंबर वाला कार्बन क्या कहेगा, भाई मेरा H तू रख ले और तू हो जा धनी, तेरे पास बॉन्डिंग बन जाएंगी और तू इसको फ्री कर दे ताकि ये मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो जब ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाएगा और इस बॉन्ड से और फिर इस बॉन्ड से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देन हमारा काम खत्म हो गया। कैसे? देखो, ये हो गया पहला कार्बन, यहाँ पे होगा पहला कार्बन, यहाँ पे होगा दूसरा कार्बन, यहाँ पे होगा तीसरा कार्बन, यहाँ पे होगा चौथा कार्बन, यहाँ पे होगा 5वां कार्बन, 5वें और पहला है ये, तो पहले के बीच में आएगा OH और यहाँ पे 6वां हो जाएगा CH2OH। इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना मैनेज हो गया। CH2OH मतलब ये CH2OH। ठीक है, ये अरेंज हो गया। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई। अब बस हमें अरेंज कर देना है। अब मैंने बताया कि जो राइट साइड चीज़ें रखी रहती हैं उनको हम नीचे रखते हैं और जो लेफ्ट साइड होती हैं वो ऊपर रहती हैं। इसमें जो OH होगा ऊपर साइड आएगा और जो H होगा नीचे साइड आएगा और इसमें H ऊपर आएगा, OH नीचे साइड आएगा। ये हो गई आपके ग्लूकोज की सर्कुलर स्ट्रक्चर।
आप लोग एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, आराम से आ जाएगी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से ड्रॉ हो जाती है। लास्ट वाले से एक ऊपर वाले से पहले वाले की रिंग स्ट्रक्चर हमें बनानी है। ठीक है, क्लियर? आप एक बार कॉपी में ड्रॉ करके चेक कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर आराम से आपसे बन जाएगी। ठीक है, बन गई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। सेम रूल इसमें भी, अगर लोअर साइड में OH है तो उसे बोलते हैं अल्फा अल्फा, और अगर अपर साइड में है तो उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं माल्टोज। माल्टोज हम कहाँ पढ़े थे? हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड है ये। डाइसैकेराइड कौन सा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो हमें C6H12O6 को 2 बार जोड़ना है। ठीक है, अब चलिए ड्रॉ करिए। कैसे हमने ड्रॉ किया था? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से एक ग्लूकोज बनाया था, और इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से दूसरा ग्लूकोज बना लिया। आप थोड़ा सा मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो ये पहला कार्बन है, अल्फा चूंकि हम बना रहे हैं तो नीचे OH होगा, ऊपर H होगा। एक देखो, ये पहला कार्बन है, हम C नहीं लिख रहे हैं, ये दूसरा कार्बन है, ऊपर H होगा, नीचे OH होगा। तीसरे नंबर पे ऊपर OH होगा, नीचे H होगा। चौथे नंबर में ऊपर H होगा, नीचे OH होगा। पांचवें नंबर में H होगा नीचे, और ऊपर होगा CH2OH। सेम इधर भी होगा, एक ग्लूकोज है ये और दूसरा ग्लूकोज है ये। ठीक है, अब देखिए, ये कौन सा नंबर वाला कार्बन है? चौथे नंबर वाला। ये कौन सा है? फर्स्ट नंबर वाला। इसको ये बोलेगा मेरे से बॉन्ड बना ले। इसके पास क्या है? OH। इसके पास क्या है? OH। आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम छोटी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये एक है, मान लो, सपोज दैट, समझने के लिए बनाया। ये दूसरा बचा क्या? O बचा। किस तरीके से ऐड होगा? ये इधर से ऐड हो गया, इधर से ऐड हो गया, पहले नंबर से और चौथे नंबर से कि अल्फा, मतलब नीचे साइड अल्फा, लोअर कॉन्फ़िगरेशन, तो नीचे साइड से ऐड हो गया। और इस बॉन्ड को बोलते हैं, जो हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, नाम लेते आ रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। और ये स्ट्रक्चर, अगर इसमें हम सारे HOH जोड़ देंगे, इस स्ट्रक्चर को या इसको बोलते हैं माल्टोज। ठीक है, अब माल्टोज का मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, या इसका कितने तो ये देखिए क्या था? कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, और ये प्लस हम क्या कर रहे थे? C6H12O6, है ना। अब इससे डबल नहीं बना देना है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देना है। तो क्या हो जाएगा? C तो उतने ही रहेंगे, 6 6 12, H जो होंगे 22 हो जाएंगे, और एक O निकाल देंगे तो O क्या हो जाएगा? 11। तो इसको बोलते हैं माल्टोज का फॉर्मूला। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं कि 6 6 12, 12 दूनी 24 और 6 6 12, तो C6H24 और मतलब C12H24 और O12 कर देते हैं, जबकि वो गलत है। इसका फॉर्मूला ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है। माल्टोज पढ़ लिया हमने। अब देखो एक चीज़ और,
ये हमने बताया ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको लिंकेज भी बोलते हैं, बॉन्ड भी बोल सकते हैं, लिंकेज भी बोलते हैं। तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में, तो अल्फा 1 ऐड हुआ किससे, अल्फा 4 से, है ना। अल्फा था ना, अल्फा कार्बन था, नीचे साइड OH था, तो ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन था, इसका भी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन था, और पहला और चौथा आपस में जुड़े हैं। तो हम इसको भी ये भी बोल सकते हैं कि जो माल्टोज होता है, एक मिनट, जो माल्टोज होता है उसमें, अब 2 अल्फा है तो थोड़ा मैथ लगा लेते हैं, उसमें से कॉमन ले लेते हैं, उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, या फिर अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब ये माल्टोज में तो अल्फा होता है, अगर ये ऊपर साइड होता तो इस तरीके से बॉन्ड बनता, यहाँ पे O रहता, मतलब नीचे वाले का ऊपर वाले से, तो अल्फा 1 का बीटा 4 के साथ बन रहा है, या फिर ऊपर का होता तो बीटा 1 बीटा 4 बन रहा। ये इस तरीके से बनते हैं, इनको हमें याद करने पड़ते हैं किसमें कौन किस तरीके का लिंकेज पाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चले। ओके, अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड्स में एक ग्लाइकोजन आता है, तो ग्लाइकोजन में किस तरीके का बॉन्ड पाया जाता है और उसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ लिया है। हाँ, अब जैसे हम पॉलीसेकेराइड्स है तो उसमें हमें एक चीज़ और देखनी होती है कि इसमें ये ब्रांच्ड हैं कि अनब्रांच्ड हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड्स बहुत सारे सेकेराइड्स इसमें पाए जा रहे हैं, तो ब्रांच्ड हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा देखनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम सेल्यूलोज की बात करेंगे तो सेल्यूलोज ब्रांच्ड नहीं होता है, लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ये ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड का क्या मतलब है, एक पेड़ है और उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उनमें से शाखाएं पाई जाती हैं, तो उसे ब्रांच बोलते हैं। किस तरीके से, तो देखो अभी हमने कहा ग्लाइकोजन जो है मोनो या होमो पॉलीसेकेराइड है, तो होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि इसमें एक ही तरह का सेकेराइड्स पाया जाएगा, एक ही तरह का मोनोसेकेराइड्स पाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ग्लूकोज। बहुत सारे होते हैं, हम बहुत सारे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि हमारी स्ट्रक्चर गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखो यहाँ पे क्या चौथा नंबर आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पहला कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन। पहला कार्बन होगा तो यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा, ये चौथा होगा तो यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब लिंकेज बनाना है, हमें बॉन्ड बनाना है। इसमें जैसे ये चौथा, इसमें भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH होगा। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे तो हम पिछली बार बता चुके हैं, तो हम सीधा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, येलो कलर विजुअल्स भी होता है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। क्लियर, ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन के साथ ये पहला और चौथा जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर आती है यहाँ पे, तो एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ से बना लेते हैं। देखिए अभी हमने इसमें पूरा नहीं बनाया है, जैसे ये 5वां नंबर कार्बन है तो ऊपर आएगा CH2OH, ये 5वां है तो यहाँ पे 6वें नंबर वाला आएगा CH2OH, ये 5वें नंबर का है।
हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ब्रांच्ड है, हर साइड से बनेंगी, कई साइड से बनेंगी जैसे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक और बना लेते हैं, एक और बना लेंगे, तो इस तरीके से बन जाएंगी। ये जो होगा पहला होगा, पहले का ये कार्बन इस सॉरी ये कार्बन पहला और दूसरे के चौथे से जुड़ा रहेगा। अब मान लो ये लास्ट वाला है, तो ये खाली है चौथा, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है और यहाँ ऊपर साइड H है, ठीक है। ये फ्री है, ओके। ये फ्री नहीं है, ये कहेगा मैं नहीं फ्री हूँ, तो ये जो OH है ये वाला और ये यहाँ पे जो है, तो इसमें से एक हटा देंगे और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एक वो बचेगा, ये रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक, रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, O, और यहाँ पे क्या था, CH2OH था, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसकी बैलेंस ही देखो, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, दो इधर बॉन्ड, ठीक है, 4 हो गए। इसका एक बचा ही था तो इधर बन गया, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए, यहाँ पे जो चौथे नंबर का कार्बन होगा इससे ऐड हो गया। तो ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई। अगर आपको बहुत ज़्यादा उस तरह से देखना, आप किसी भी उसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बनती है ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम लिंकेज बताएंगे तो क्या बताएंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और ब्रांच्ड में अल्फा 1,6, ठीक है। अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 पाया जाता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा ब्रांच्ड है, कौन सा अनब्रांच्ड है, किसमें किस तरीके का लिंकेज पाया जाता है। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं।